हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो क्लास में। और आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि 1856 से लेकर 1862 तक अपने पद पर बना रहता है। और ये हमारा लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप चाहें तो इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमें पढ़ना है लॉर्ड कैनिंग के बारे में। देखिए, यहाँ पर हमें शुरुआत करना है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि यह कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, और जो यहाँ पर जो ब्रिटिश सम्राट था या ब्रिटिश जो संसद थी उसके द्वारा, यानी कि ब्रिटिश द्वारा यहाँ पर नियुक्त भारत का ये प्रथम वायसराय था। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। कंपनी का मतलब ब्रिटिश कंपनी, और जो ब्रिटिश सम्राट कहने का मतलब है कि ब्रिटिश में जो राजा थे या फिर जो ब्रिटिश में जो काम कर रहा था, जो शासन के लिए जो तंत्र काम कर रहा था, उसके द्वारा यहाँ पर नियुक्त किया गया। जैसे कि अगर मान के चलिए कि हम भारत के संदर्भ में आज के संदर्भ में समझते हैं कि मान लीजिए भारत है, ठीक है, और भारत में कोई कंपनी है, भारत से कोई कंपनी जाती है किसी दूसरे जगह पर, और वहाँ पर क्या करती है कि वह अपना साम्राज्य की तरह स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो अब कंपनी वहाँ पर क्या करेगी, अपना शासन करेगी। लेकिन भारत की कंपनी है तो जो भारत के प्रधानमंत्री हुए, जो राष्ट्रपति हुए, तो वो क्या करेंगे, उस कंपनी पर अपना दबाव बनाएंगे, क्योंकि वो आखिरकार भारत की ही कंपनी है। तो इस तरह से यहाँ पर कंपनी के जो कंपनी पर अधिकार मूल रूप से है वह भारत का है, और भारत जाकर किसी दूसरे जगह पर अगर अपनी वहाँ पर एक साम्राज्य स्थापित कर लेता है तो मूल रूप से वह भारत का ही साम्राज्य कहलाएगा। तो इसी तर्ज पर यहाँ पर ये काम होता है। इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट जो लाइन है उसे समझना होगा कि इसके समय की सबसे जो महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह, और इसी विद्रोह के बाद जो प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। तो यहाँ पर 1857 की जब क्रांति होती है, तो चूंकि कंपनी सिर्फ अपने कार्यों का जिम्मेदार था, लेकिन अब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि वह कंपनी से उन अधिकारों को छीन लेती है, और उसे से प्रशासनिक जो अधिकार हैं, जो प्रशासनिक सुधार के मतलब प्रशासन करने की, जो शासन करने की जो अधिकार है, वह कंपनी से छीन लिया जाता है, और यह जो है सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाता है। क्योंकि कंपनी कहाँ की थी, ब्रिटिश की थी, तो वहाँ पर उसके सरकार का पूरा ये अधिकार क्षेत्र में था। तो इसलिए यहाँ पर अब चूंकि यहाँ पर विद्रोह हो रहा था, और विद्रोह होने का मतलब ही था क्या कि आज़ादी। ठीक है, 1857 की क्रांति जो था वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जानी जाती है। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि अब तो यहाँ पर कंपनी से ये चीज़ें संभल नहीं रही है, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उससे पूरा नियंत्रण लेने का प्रयास करती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कैनिंग के समय में ही, देखिए कैनिंग के समय में ही 1861 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। ठीक है, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में बनाया गया, और इस अधिनियम के अनुसार यह किया गया कि जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें थी उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो 1861 का जो अधिनियम था उसके तहत यह सुनिश्चित किया गया, यह प्रावधान किया गया कि जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें हैं उनको हम बंद कर देते हैं, और नए तरीके से कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में
एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहाँ पर कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देखिए यहाँ पर नोट डालकर लिखा गया है कि 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पर आगरा में 1866 में थी बना था जो उच्च न्यायालय, उसको फिर बाद में लाया गया 1875 में, कहाँ पर, इलाहाबाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। कैनिंग के समय में ही, देखिए इसी के काल में, कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनः विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। यानी कि जो विधवा के पुनः विवाह के लिए जो अधिनियम बनाया गया था, जो कानून बनाया गया था कि आप विधवा जो है वह पुनः शादी कर सकती है, उसको पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू किया जाता है 1856 में, और ये कैनिंग के काल में ही होता है। तो भारत में पहला जो कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में हुआ था, जो कि 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ये हुआ था, और इस विवाह में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और उनकी देखरेख में संपन्न हुआ था। यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग और उसमें जो भागीदारी थी, उसके वजह से ये कार्य संपन्न हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही विधवा पुनः विवाह की जो नियम थी, जो अधिनियम बनाया गया था, उसको स्वतंत्र रूप से, पूर्ण रूप से यहाँ पर लागू कर जाता है। और जो भारत में पहला कानूनी रूप से, मतलब कि एकदम पूर्णतः कानून के अंतर्गत जो विधवा विवाह होता है, वह कलकत्ता में होता है, जो कि 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ये विवाह संपन्न होता है, और इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर है कि 1856 में, ठीक है 1856 की बात हो रही है, 1856 में जो पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया था, उसके अनुसार यह सुनिश्चित किया गया था कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो 1856 में एक कानून बनाया गया, जो कि पैतृक संपत्ति, यानी कि आपके पिता की संपत्ति, पैतृक संपत्ति का मतलब जो पिता का, जो दादाजी का, ये जो पुरानी संपत्तियां होती थी, उससे संबंधित कानून बनाया गया था। ये कानून इस तरह का कानून बनाया गया कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तित भी कर लेते हैं, आप एक धर्म से दूसरे धर्म में चले जाते हैं, तब भी जो आपकी पैतृक संपत्ति है, यानी कि जो पिता से मिला हुआ संपत्ति है, वह आप ही का रहेगा, उससे आपको वंचित नहीं किया जाएगा, उससे आपको छीना नहीं जाएगा। तो इस नियम को बनाया गया 1856 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। तो यहाँ पर 1857 ईस्वी में कैनिंग के काल में एक पद का सृजन किया गया, जिसका नाम था महालेखा परीक्षक पद, और इस पद को स्वतंत्रता बाद भी रखा गया, और इसे नियंत्रक एवं महालेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। तो 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम यहाँ पर लाया गया था, भारत में शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए और सही ढंग से चलाने के लिए, क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी, वह बहुत ही बड़ी क्रांति की तरह थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इसी क्रांति को ध्यान में रखते हुए 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम लाया गया, और इसमें जो मुगल सम्राट था, ठीक है, उनका पद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि मुगल सम्राट के जो थे अंतिम मुगल सम्राट, उन्होंने यहाँ पर 1857 की क्रांति में एक भागीदारी सुनिश्चित की थी, और उन्होंने उसमें भाग लिया था। तो इस वजह से उनके पद को भी यहाँ पर समाप्त किया जाता है अंग्रेजों द्वारा, जो कि भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। मैकेले द्वारा पारूपित
दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। तो यहाँ पर मैकेले द्वारा कुछ प्रावधान किए गए, कुछ प्रारूपित दंड संहिता बनाया गया और उसे 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया। दंड संहिता का मतलब कि अगर कोई कुछ अपराध करता है तो उसके लिए क्या क्या सजाएं होंगी, इन सारी चीज़ों का जिसमें उल्लेख था वह 1858 ईस्वी में उसे कानून बना दिया गया और 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता को लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं व्यापकगत सिद्धांत। व्यापकगत सिद्धांत जो कि डलहौजी के द्वारा बनाया गया था और इसमें व्यापकगत सिद्धांत यानी कि राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया, जो डलहौजी के द्वारा बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि यदि आपका कोई वंशज नहीं है, कोई आपके पीढ़ी में कोई नेक्स्ट उत्तराधिकारी नहीं है जो कि आपका जन्मा हुआ नहीं है, तो आपका जो राज्य होगा वो ब्रिटिश भारत के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस व्यापकगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसी व्यापकगत सिद्धांत के कारण बहुत सारे जो राजा थे वह नाराज हो गए थे, बहुत सारे नवाब नाराज हो गए थे और उसका परिणाम हुआ था 1857 की क्रांति। क्योंकि यहाँ पर जो ये व्यापकगत सिद्धांत थी यह सीधा उन वर्ग यानी कि राजा महाराजाओं को ज़्यादा यहाँ पर और नवाबों को जो बड़े पद पर मतलब जो एक क्षेत्र के राजा हुआ करते थे उन पर ज़्यादा ये प्रभाव डाल रहा था व्यापकगत सिद्धांत सीधा। इसलिए यहाँ पर जो व्यापकगत सिद्धांत की वजह से वो नवाब वो राजा क्या होते थे, नाराज हो गए थे और इसका परिणाम देखने को मिला था 1857 की क्रांति और उन्हें अब शांत करने के लिए इसे समाप्त किया जाता है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ और तथा पोर्टफोलियो प्रणाली की लागू की गई। तो 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया, इसे आप याद रखिएगा। पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब हुआ कि एक विभाग की पूरी जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर दिया जाता था और उसके कार्य क्षेत्रों को बांटा जाता था ताकि यहाँ पर सही ढंग से जो प्रशासनिक कार्य है वो चल सके। तो इस तरह से लॉर्ड यहाँ पर कैनिंग का शासन काल समाप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर लॉर्ड एलिगन आते हैं, जिसको बारे में यहाँ पर एक लाइन दिया गया है कि इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया और 1863 ईस्वी में धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है इसकी मृत्यु हो गई। इस बात को भी आप यहीं पर याद रख लीजिएगा कि वहाबी आंदोलन का दमन करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था लॉर्ड एलिगन। ठीक है, और ये इसकी मृत्यु 1863 ईस्वी में हो जाती है। ये पद पर 1862 में बनता है, चूंकि 1863 में मृत्यु हो जाता है तो ये पद से हट जाता है। अगले वीडियो में हम लोग लॉर्ड लॉरेंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि 1864 से लेकर 1869 ठीक है 69 तक ये अपने पद पर बने रहते हैं और जानेंगे कि लुसेंट में क्या क्या उसके बारे में बताया गया है। ये हमारे लुसेंट सामान्य ज्ञान का वीडियो सीरीज चल रहा है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लुसेंट की अगली टॉपिक लॉर्ड लॉरेंस के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो।